इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस करेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो हिंदी मीडियम में भी लिखे हुए हैं और इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। जहाँ फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी अप्लाई करने की, तो वहाँ हम उस फॉर्मूले को लिखेंगे और वैल्यू को कैलकुलेट भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। माइकलसन मोर्ले प्रयोग का निष्कर्ष है कि प्रकाश की चाल सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में अचर है। प्रकाश की चाल जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में आपेक्षिक है। पारदर्शी माध्यम ईथर का अस्तित्व है। पृथ्वी का ईथर के सापेक्ष वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यह कंक्लूजन ऑफ माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट इज द स्पीड ऑफ लाइट इज इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। स्पीड ऑफ लाइट इज रिलेटिव इन इनर्शियल फ्रेम्स। ट्रांसपेरेंट मीडियम ईथर एग्जिस्ट। स्पीड ऑफ अर्थ रिलेटिव टू ईथर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये पार्ट सी और डी एक से ही हैं, मतलब हमें देखना ईथर है या नहीं है। तो जो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट था उसने ईथर की एग्जिस्टेंस को ही ख़त्म कर दिया था। तो इस तरीके से हमारे ये पार्ट सी और पार्ट डी क्या कह सकते हैं, ऑप्शन सी और डी ये पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। अब दूसरी बात यह है देखना कि जो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है या माइकलसन मोर्ले का एक्सपेरिमेंट है, उससे देखा था जब हमने उसे 90 डिग्री रोटेट किया था तब भी स्पीड ऑफ लाइट सेम थी। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इनर्शियल फ्रेम है सभी में स्पीड ऑफ लाइट सेम है, या कह सकते हैं इनवेरिएंट है या अचर है। तो इस तरीके से ये सही हो जाता है और ये गलत हो जाता है। तो इस तरीके से इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छड़ की लंबाई के अनुदिश वेग बढ़ाने पर छड़ की लंबाई प्रतीत होती है अधिक, कम, शून्य, अनंत। इफ द वेलोसिटी ऑफ रोड अलोंग इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड इट्स लेंथ अपीयर्स। मतलब जो लेंथ का फॉर्मूला है वो ये है, L = L0 √1 - v²/c²। अब यहाँ देखिए ये L0 क्या है, ये ओरिजिनल लेंथ है, और L क्या है, L है जो आपकी, तो ये L है जो लेंथ आपकी अपीयर हो रही है। अब देखिए यहाँ पर ये 1 - v²/c² है, तो ये v²/c² कितना ही फैक्टर हो तो ये 1 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्वांटिटी 1 से कम हो जाएगी, और जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्वांटिटी और भी कम हो जाएगी। तो 1 से कम कोई भी क्वांटिटी होगी तो उसका अंडर रूट 1 से ज़्यादा नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर L की वैल्यू हमेशा क्या होगी, L0 से कम होगी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर जो वेग है v को आपने क्या करा, v को आपने इंक्रीज कर दिया, तो इस तरीके से v को हमने इंक्रीज किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, v को इंक्रीज करने से ये क्या होएगा, v/c, ये भी आपका क्या होगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा 1 - v²/c², जो इतना बड़ा फैक्टर है 1 में सब्ट्रैक्ट करने वाला फैक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 1 माइनस करने के बाद ये वाला फैक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये फैक्टर कम हुआ तो पूरे का पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी कम हुआ। इसका मतलब L क्या होगा, ये L आपकी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी। तो ये आंसर क्या हुआ इसका, ऑप्शन बी या लेस, ये आपका सही हो जाता है। आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। गतिज ऊर्जा में वृद्धि का सूत्र है। गतिज ऊर्जा वृद्धि का सूत्र, अब देखिए यहाँ पर जो हम पहले मैकेनिक्स में गतिज ऊर्जा पढ़ते थे वो था 12mv², लेकिन यहाँ ऐसे नहीं निकालते। यहाँ है क्या, हमारे पास दो ऊर्जा होंगी, एक जब वो स्टेशनरी था, या कह सकते हैं रेस्ट मास एनर्जी। तो वो रेस्ट मास एनर्जी होगी, रेस्ट मास इंटू c²। जब वो चल रहा होगा उसका मास इंक्रीज होगा, फिर आप कह सकते हैं उसकी टोटल एनर्जी। कब, जब वो v स्पीड से चल रहा हो तो उसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी, उसका मास चूंकि m हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगी mc²। इनका जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि वही उसने गेन की है। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी द डिफरेंस ऑफ टोटल एनर्जी mc² - m0c²। तो ये हो जाएगा कितना, m - m0c²। तो इस तरीके से या सी इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 4। आपेक्षिकता के आधार पर ऊर्जा तथा संवेग में संबंध है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिविटी द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। तो देखिए एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में एनर्जी क्या था, ये था आपका p²/2m। तो ये एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन था जो यहाँ पर नहीं लग रहा। तो एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, ये होता है E² = p²c² प्लस m0² c4। यहाँ अलग अलग बता देते हैं। ये एक्चुअली क्या है, ये है एनर्जी,
ये क्या है, ये है आपका मोमेंटम, और m0 क्या है, ये है रेस्ट मास। ये c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। अब आपको ये देखना है कि क्या इस जो रिलेशन है, ये रिलेशन कौन सा हुआ, ये रिलेशन हुआ डी या दे वाला रिलेशन सही जाता है। यहाँ एक बात है, हो सकता है आगे क्वेश्चन में भी आए कि जो रेस्ट मास है, ये फोटोन का रेस्ट मास आपका 0 होगा, या कह सकते हैं जो पार्टिकल सी वेलोसिटी से चलेगा उसका रेस्ट मास 0 होगा। आगे आते हैं, 5th क्वेश्चन देखते हैं। ई ऊर्जा के फोटोन का संवेग क्या होगा। तो जो एनर्जी और फोटोन का रिलेशन है वो अभी हमने पीछे देखा था, वो क्या था, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4। तो यहाँ पर m0 क्या है, रेस्ट मास है। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ की रेस्ट मास ऑफ फोटोन, फोटोन का रेस्ट मास कितना हो जाता है, ये है m0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये रिलेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, या ई इक्वल टू पी सी। ये वाला रिलेशन क्या हो गया, ई इक्वल टू पी सी, या पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई अपॉन सी। तो पी इक्वल टू कितना हुआ, ई अपॉन सी। तो संवेग या इसका मोमेंटम कितना हुआ, ई अपॉन सी। तो ये कौन सा सही हुआ, ये बी, ये करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तरंग दैर्ध्य लैम्डा के फोटोन का द्रव्यमान होता है, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। तो एनर्जी के लिए दो फॉर्मूले हैं। एक तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला कितना है, ये है आपका m इंटू सी स्क्वायर, और दूसरा एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू कितना, एच न्यू, और लैम्डा के हिसाब से लेंगे तो ये हो जाएगा एच सी ओवर लैम्डा। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें तो ये हम कह सकते हैं एनर्जी को इक्वलेंट मास निकालना चाह रहे हो तो एनर्जी हमारे पास ये है, और इसका इक्वलेंट मास निकालने के लिए हमें यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ ये रिलेशन हो जाता है m इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। अब देखिए यहाँ पर ये c से c यहाँ कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ ये m इक्वल टू आ जाता है m इक्वल टू h अपॉन सी लैम्डा। तो इस तरीके से ऑप्शन सी या से यहाँ पर ये करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, फोटोन का द्रव्यमान क्या होता है। तो ये फोटोन का जो रेस्ट मास, क्या लिख रहा है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन। तो रेस्ट मास फोटोन का होता है 0, और जो भी पार्टिकल या जो भी चीज़ें ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलेंगी उनका रेस्ट मास 0 होगा। ये रिवर्स कह सकते हैं, जिसका रेस्ट मास 0 होगा वो उसकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं। एस निकाय में एक छड़ की लंबाई 10 मीटर है। छड़ की लंबाई एस डैश निकाय में जो एस के सापेक्ष 0.8 सी की गति से चल रहा है उसकी लंबाई कितनी होगी। इन एस फ्रेम द लेंथ ऑफ रोड इज 10 मीटर। द लेंथ ऑफ रोड इज इन एस डैश फ्रेम विच इज मूविंग विद स्पीड 0.8 सी विद रेस्पेक्ट टू एस। तो देखिए यहाँ पर जो एल का फॉर्मूला है वो पहले भी हमने लिखा था, ये हो जाता है एल इक्वल टू एल जीरो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये एल जीरो क्या है, इसकी ओरिजिनल लेंथ है, वी है 0.8 सी और सी, तो एल जीरो कितना है 10 मीटर, और यहाँ क्या है, ये है 1 माइनस वी कितना है 0.8 सी अपॉन सी का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है कितना 10, तो यहाँ बाहर रह जाएगा और अंदर आ जाएगा कितना 1 माइनस 0.8, सी से सी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 0.8 का स्क्वायर, 8 8 जो 64, 0.64। ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.36, उसको बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, तो यहाँ ये आ जाता है 10 अंडर रूट 0.36, ये आ जाएगा कितना 10 अंडर रूट या ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 इंटू 0.6, ये आ जाएगा 6 मीटर या 6 मीटर, इसका आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, से या सी ऑप्शन करेक्ट है जिसमें आंसर है 6 मीटर। तो लंबाई घटकर हमें कितने दिखाई देगी, 6 मीटर ही दिखाई देगी। 9 क्वेश्चन लेते हैं। एक रेलगाड़ी खड़े हुए व्यक्ति की ओर वी वेग से आ रही है। रेलगाड़ी एक प्रकाश संकेत देती है, यह संकेत खड़े हुए व्यक्ति के पास पहुंचेगा, कितने इस वेग से पहुंचेगा। अब यहाँ देखिए ये वी वेग से आ रही है, इसमें एक्सेलरेशन की बात नहीं की गई है, इसका मतलब रेलगाड़ी से जुड़ा हुआ जो फ्रेम है वो भी इनर्शियल है और जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो भी आपका इनर्शियल फ्रेम है। तो दोनों इनर्शियल फ्रेम में, जैसा कि पहले बताया था कि अगर जो स्पीड ऑफ लाइट है या कह सकते हैं प्रकाश का वेग, ये कैसा है, इनवेरिएंट या अचर है। किसी भी इनर्शियल फ्रेम में प्रकाश का वेग कैसा है, अचर है। ए ट्रेन इज अप्रोचिंग ए स्टेशनरी पर्सन विद स्पीड v
ट्रेन फ्लैशेज ए लाइट सिग्नल, दिस सिग्नल रीचेज द स्टेशनरी पर्सन विद स्पीड। तो ये इस जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज इनवेरिएंट इन ऑल फ्रेम्स, इस वजह से क्या होगा, चाहे वो फ्रेम ट्रेन से कनेक्टेड है या आदमी से कनेक्टेड है, क्योंकि ट्रेन और आदमी के रिलेटिव वेलोसिटी v है, दोनों इनर्शियल फ्रेम है, इस वजह से वहाँ पर जो लाइट अप्रोच करेगी किस स्पीड से करेगी, अपनी कॉन्स्टेंट स्पीड से या इनवेरिएंट स्पीड से, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। तो इस केस में ये ए ऑप्शन सही हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान 9 × 10⁻⁻28 ग्राम है। यदि यह प्रकाश की चाल के 4/5 भाग के वेग से चल रहा है तो इसका प्रभावी द्रव्यमान कितना होगा। रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9 × 10⁻28 ग्राम। इफ इट इज मूविंग विद स्पीड 4/5 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इट्स इफेक्टिव मास। तो मास निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है m = m0 अपॉन 1 - v²/c²। अब यहाँ पर m0 क्या है, ये है आपका रेस्ट मास। तो पहले इसे m0 रहने दें, नीचे की कैलकुलेट कर दें, उसके बाद इसकी वैल्यू रख देंगे। तो m0 अपॉन 1 - v कितना है, ये 4/5 है। तो v है आपका 4/5c। c से c कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर है और उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये अंडर रूट है। तो ये c से c कैंसिल हुआ, 4/5 का स्क्वायर कितना हुआ, 16/25। तो ये हो गया 1 तो नीचे जो क्वांटिटी आई है देखिए कितनी आई, 1 - 16/25। 1 - 16/25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/25। ये बाहर निकल कर हो जाएगा 3/5, जो कि डिनोमिनेटर या नीचे होगा। नीचे को जब ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा 5/3 m0। तो इसका मतलब m0 का मान यहाँ से रख देंगे, तो 5/3 m0 का मतलब 9 × 10⁻28। इसका मतलब जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 5 × 3 = 15। तो ये आ जाएगी 15 × 10⁻, कितना, -28 या 28 कितना ग्राम। तो इस तरीके से ये वैल्यू जाती है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी या द इसमें क्या हो जाता है, ये करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दूर मंदाग्नि से आने वाली 5000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य वाली रेखा 6000 प्रेक्षित की जाती है। मंदाग्नि गति होगी। Light of wavelength 5000 coming from a distant galaxy observed as 6000 angstrom. The speed of galaxy is। देखिए इसमें जो ऑप्शन है, दो ऑप्शन रिसीडिंग वाले हैं, दो ऑप्शन अप्रोचिंग वाले हैं, मतलब दो ऑप्शन पीछे हटते वाले हैं, दो ऑप्शन आगे बढ़ते वाले हैं। अब ये तो आप वहीं से देख सकते हैं, जब ये इसकी जो वेवलेंथ है 5000 से 6000 हो गई है, तो जो दूर जाने वाले होते हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो दूर जाने वाले की वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है, इसका मतलब कुछ ऑप्शन तो यहीं गलत हो जाते हैं। ये आगे बढ़ने का तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये भी आगे बढ़ने का ऑप्शन नहीं होगा। तो जो दूर जाने वाला है उसकी वेवलेंथ बढ़ेगी। उसके लिए फॉर्मूला किससे लगेगा, ये है सवाल रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट का। तो लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू लैम्डा √1 + v/c अपॉन 1 - v/c। तो लैम्डा डैश कितना है यहाँ पर, ये है 6000। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाता है 6000 इक्वल टू 5000 1 + v/c 1 - v/c। अब ये यहाँ पर क्या हुआ, ये 3 0 यहाँ 3 0 से कट जाते हैं, ये हो जाता है 6/5। इधर अंडर रूट है, इसका अंडर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 36/25। ये हो जाएगा कितना, इधर 1 + v/c और यहाँ हो जाएगा 1 - v/c। अब यहाँ देखिए आगे, इसका मतलब एक इस तरफ ले जाएं, एक इस तरफ ले जाएं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 36 - 36 v/c इक्वल टू कितना हुआ, 25 + 25 v/c। अब देखिए इसे इधर ले जाएं, इसे इधर ले जाएं, तो 36 में से 25 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11। 36 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 × 2 = 5 और 1 = 6 61 v/c। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है v/c आ जाता है कितना, 11/61। तो यह v इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11/61 × 3 × 10⁸। तो ये आ जाएगा लगभग कितना, 3 से काटेंगे यहाँ 20 आ जाएगा, 20 से इसे डिवाइड करेंगे तो 0.55 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो इस तरीके से ये वैल्यू जाती है, इसे कह सकते हैं 0.6। तो ये ऑप्शन ए इसमें यहाँ पर सही हो जाता है या ये करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
एक विराम द्रव्यमान m0 वाले कण को विराम अवस्था से 0.6 c वेग से त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान होगा। द नेसेसरी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पार्टिकल टू एक्सेलरेट टू 0.6 वेलोसिटी whose रेस्ट मास इज m0। इसका रेस्ट मास है m0, तो इसका रेस्ट मास हुआ कितना, ये है इसका रेस्ट मास है m0, और जो m है वो हो जाएगा कितना, m0 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट, या ये हो जाएगा कितना m0, v कितना है 0.6c, तो ये जाएगा कितना 1 अपॉन 1 माइनस v कितना है 0.6c, c से c कटेगा तो ये हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हुआ 36.36, 1 में से 36 सब्ट्रैक्ट किया तो आया 0.64, 0.64 का अंडर रूट आया 0.8, तो ये जाएगा m0 अपॉन 0.8, ये इसका मान आ गया m0 का। अब हमें क्या निकालना, ऊर्जा की कितनी जरूरत पड़ेगी, तो जो काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी वही हमारी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, या गतिज ऊर्जा हम उसके निकालेंगे। तो कितनी ऊर्जा पहले थी, ये थी m0 c स्क्वायर, बाद में कितनी ऊर्जा होगी mc स्क्वायर, तो mc स्क्वायर माइनस m0 c स्क्वायर ही उसकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी, और इतनी ही ऊर्जा की आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसे हम कह सकते हैं m माइनस m0 इंटू सी स्क्वायर। तो m कितना है, ये है आपका m0 अपॉन 0.8 माइनस m0 इंटू सी स्क्वायर, तो ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 1 अपॉन 0.8 माइनस 1 m0 सी स्क्वायर। तो 1 अपॉन 0.8 का मतलब 10 अपॉन 8, या इसे मैं कह सकता हूँ कितना आ गया 10 अपॉन 8 माइनस 1 m0 सी स्क्वायर, और 10 अपॉन 8 का मतलब कितना हुआ 10 माइनस 8 अपॉन 8 या 2 अपॉन 8 m0 सी स्क्वायर, या कितना आ गया, यह है 1 अपॉन 4 या 0.25, तो 0.25 m0 सी स्क्वायर इसका आंसर आपका हो जाता है। तो 0.25 m0 सी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये कितना हुआ, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हुआ, ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी बिंदु के दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों s तथा s डैश में x निर्देशांकों क्रम से x व x डैश को संबंधित करने वाला लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। तो लॉरेंज को जो समीकरण है वो होता है x डैश इक्वल टू गामा x माइनस वी टी। द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन टू इनर्शियल फ्रेम्स s एंड s डैश कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। हम तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन हमने यहाँ लिखी है जब s और s डैश में रिलेटिव मोशन अलोंग x डायरेक्शन है। तो ये x डैश गामा की वैल्यू कितनी होती है, ये गामा की वैल्यू लिख देते हैं, ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की पहली इक्वेशन है। तो गामा की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये एक्चुअली कौन सी है, ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, या ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रकाश स्रोत से दो फोटोन विपरीत दिशाओं में उत्सर्जित होते हैं, किसी एक फोटोन का दूसरे के सापेक्ष वेग है। मतलब एक फोटोन देखिए इधर गया, एक फोटोन इधर गया, इसकी वेलोसिटी c है, इसकी वेलोसिटी c है, तो हम एक फ्रेम यहाँ मान सकते हैं, इसे हम कह देंगे s, और एक फ्रेम यहाँ मान सकते हैं, इसे हम फ्रेम कह देंगे s डैश। चूंकि दोनों एक दूसरे के सापेक्ष त्वरण से नहीं चल रहे हैं या एक नियत वेग से ही चल रहे हैं, इसका मतलब दोनों के दोनों कैसे हैं, ये इनर्शियल फ्रेम है। जब दोनों के दोनों इनर्शियल फ्रेम है तो इन दोनों में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, सेम होगी। तो ये फोटोन इसको यहाँ से देखेंगे तो कितना दिखाई देगा, c स्पीड से दिखाई देगा, इस फोटोन को यहाँ से देखेंगे तब भी c स्पीड का दिखाई देगा, या कह सकते हैं इस फोटोन की स्पीड इसके रेस्पेक्ट में कितनी होगी, c होगी, या इस फोटोन की स्पीड इसके रेस्पेक्ट में कितनी होगी, c होगी। तो इस तरीके से इसका एक फोटोन का दूसरे के सापेक्ष वेग कितना आ जाता है, c आ जाता है। यहाँ एक तरीका और है, जो वेलोसिटी एडिशन वाला फॉर्मूला है उसे भी हम उससे भी करेंगे तब भी आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू c ही आ जाएगी। तो इस तरीके से भी इसकी वैल्यू कितनी जाती है, ये c आ जाएगी। चाहे वेलोसिटी एडिशन से करें या इस कॉमन सेंस से करें कि इस फोटोन की वेलोसिटी किसी भी फ्रेम में इनवेरिएंट है, तब चाहे वो दूसरा फ्रेम फोटोन का ही क्यों ना हो, तो तब भी क्या होगा, इसकी स्पीड c होगी। तो फोटोन हमेशा किसी स्पीड से दिखाई देगा, c वेलोसिटी से ही दिखाई देगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ, किसी छड़ की लंबाई कई विभिन्न निर्देश तंत्रों में मापी जाती है, लंबाई का मान उस तंत्र में अधिकतम होगा। तो लेंथ के लिए हमने फॉर्मूला पहले लिखा था कि L इक्वल टू कितना, L0
√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपका उस फ्रेम में जिस फ्रेम में इस जो रॉड है वो स्टेशनरी दिखाई दे रही है, ये दूसरे फ्रेम में जो इसके रेस्पेक्ट में एस वी वेलोसिटी से चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये L0 क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ वही होगी जिसमें ये मूव करती ना दिखाई दे, या कह सकते हैं अगर वो फ्रेम मूव भी कर रहा है तो लेकिन वो जो फ्रेम मूव करेगा उसी स्पीड से रोड मूव कर रही होगी, तो हम उस रोड की क्या कहेंगे, ओरिजिनल लेंथ कहेंगे। तो अब जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ द रोड इज मेजर्ड इन डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम, लेंथ विल बी मैक्सिमम इन ए फ्रेम। किस फ्रेम में मैक्सिमम होगी, जिस फ्रेम में वो स्टेशनरी दिखाई देगी या उस फ्रेम के साथ साथ मूव कर रही होगी। तो जिस फ्रेम में क्या होगा, जिस फ्रेम में वो स्टेशनरी दिखाई देगी या जिस फ्रेम में वो विराम अवस्था में, तो इसका मतलब क्या है, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ होगी। तो ये आपकी ओरिजिनल लेंथ होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, E इक्वल टू पी सी ट्रू है किसके लिए, ये तो फोटोन के लिए था। फोटोन की प्रॉपर्टी क्या है, फोटोन की प्रॉपर्टी है जो जीरो रेस मास वाला होगा उसके लिए होगा, और लेकिन इलेक्ट्रॉन जीरो रेस मास वाला नहीं है। तो कहते हैं इक्वेशन E इक्वल टू पी सी इज ट्रू फॉर किसके लिए, फोटोन के लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, इलेक्ट्रॉन के लिए है, फोटोन के लिए नहीं है, दोनों के लिए है, किसी के लिए नहीं है। तो ये एक्चुअली क्या है, फोटोन के लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है। फॉर ए फोटोन बट नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका रेस मास m0 होगा, इलेक्ट्रॉन का उसके लिए नहीं है। तो यहाँ इसका मतलब ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाता है। और देखिए एक कण की गतिज ऊर्जा इसकी विराम ऊर्जा की n गुनी है, इसका द्रव्यमान कितना होगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज n टाइम्स इट्स रेस मास एनर्जी, इट्स मास विल बी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये है m माइनस m0 इंटू सी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है। ये पीछे अभी एक क्वेश्चन के सोल्यूशन में हमने किया था। अब ये कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या है, विराम ऊर्जा की n गुनी है, तो द्रव्यमान कितना होगा, विराम ऊर्जा की। तो काइनेटिक एनर्जी कितने हैं, ये आपकी क्या है n इंटू विराम ऊर्जा कितनी है या रेस्ट मास एनर्जी कितनी है, ये है m0 सी स्क्वायर। इसका मतलब m इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, ये देखिए यहाँ पर m0 सी स्क्वायर है, इसे करेंगे m0 सी स्क्वायर, इधर आएगा तो कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n+1, तो ये हो जाएगा m0 सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो मास जो हुआ उसका मास की वैल्यू जाती n+1 m0। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 + m m0, या कैसे बी या बे पार्ट इसका क्या हुआ, सही हुआ। 18 लेते हैं, किसी कण की संपूर्ण ऊर्जा उसकी विराम ऊर्जा की दोगुनी है। संपूर्ण का मतलब mc²। कण का वेग कितना होगा, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज ट्वाइस इट्स रेस मास एनर्जी द स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो ये m इंटू सी स्क्वायर, टोटल एनर्जी कितनी है, रेस मास एनर्जी की 2 टाइम्स है, इसका मतलब ये 2 टाइम्स ऑफ द रेस मास एनर्जी। रेस मास एनर्जी कितनी है, m0 सी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे आप m का फॉर्मूला कितना है, ये है m इक्वल टू m0 √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू 2m0 सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर m0 भी कैंसिल हुआ, सी स्क्वायर भी कैंसिल हुआ, m0 कैंसिल हुआ, सी स्क्वायर कैंसिल हुआ। इसका मतलब क्या है, इसे इधर ले जाते हैं, इसे इधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का √ इक्वल टू 1/2। इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये स्क्वायर करने के बाद आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1/4। इसे इधर उधर करते हैं तो ये आता है वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जो कि प्लस का लिख लेते हैं, तो ये होता है 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4, या इसका √ लेंगे तो v अपॉन सी आ जाएगा √3/2। जहाँ ये 2 क्या है, बाहर है, तो v की वैल्यू जाती है कितनी, √3c/2। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बी या बे इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शून्य विराम द्रव्यमान कण गति करता है, ए पार्टिकल हुज रेस मास इज 0 ट्रेवल्स। ये कैसे, फोटोन का एग्जाम्पल है। तो वो सारे पार्टिकल जिनका रेस मास 0 होगा वो सी स्पीड से या वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही चलेंगे, या कह सकते हैं किस वेग से, प्रकाश के वेग से या वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलेंगे। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन युग्म को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक गामा किरणों की न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। तो जो गामा रे है, उस गामा रे से अगर आप क्या उत्पन्न कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जनरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब मास जनरेट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी से क्या जनरेट कर रहे हैं, हम मास जनरेट कर रहे हैं।
तो इसके लिए हमें क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, वही इक्वल टू mc²। अगर हम कह रहे हैं कि वो स्पीड से नहीं जा रहे, वहीं पे रेस्ट में, तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं कम से कम हमें इतनी एनर्जी चाहिए, इसकी एक की रेस्ट मास एनर्जी दूसरे की रेस्ट मास एनर्जी के बराबर उस फोटोन की एनर्जी टोटल इसकी होनी ही चाहिए। जितना मास आप जनरेट कर रहे हैं उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक्चुअली क्या है, एक जो रेस्ट मास होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है उसकी रेस्ट मास एनर्जी आती है 0.51 MeV, इतनी ही आपकी पॉजिट्रॉन की होती है। तो अगर दोनों को जनरेट करना है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1.02 MeV। मतलब उन दोनों को जनरेट करने के लिए जो फोटोन होंगे या कह सकते हैं गामा फोटोन होंगे, उनकी टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 1.02 MeV। इस तरीके से क्या ऑप्शन सी या सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसी द्रव्य कण का महत्तम वेग हो सकता है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ मटेरियल पार्टिकल कैन बी। जो पार्टिकल होगा उसकी जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे तो उसका मास m0 से बढ़कर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। और ये में कितना था, ये m होगा m0/1 - v²/c²। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ये मास बढ़ता जाएगा। तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसे होता है कि m0 से स्टार्ट हुआ और ये ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ आपका बढ़ता जाएगा, तेजी से बढ़ेगा, इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा। तो जैसे v = c रखेंगे m इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब उसे वहां पर एक्सेलरेट करने के लिए इनफाइनाइट फोर्स चाहिए। तो ये इसकी जो लिमिट ऑफ अप्रोच है ये सी है, कि ये सी के लगभग बराबर या सी को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, लेकिन सी तो होगा नहीं, सी वो चलेगा जिसका रेस्ट मास 0 होगा। तो यहाँ इन 4 ऑप्शन में अगर देखें तो इन 4 ऑप्शन को कंपेयर करने से आपको दिखाई देगा कि ये अप्रोच कहाँ कर सकता है, इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये यहाँ तक आपको अप्रोच करेगा। तो ये ऑप्शन इसका सी लिखा जा सकता है, जो बाकी सबसे बेटर कह सकते हैं। 2 जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों को संबंधित करने वाला सही रूपांतरण समीकरण है। द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कनेक्टिंग टू इनर्शियल फ्रेम इज, ये एक्चुअली कौन सा होता है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो ये सही जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लॉरेंज है, तो ये इसका नाम है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, एस एक इनर्ट जड़त्वीय फ्रेम है, एक अन्य फ्रेम एस डैश, फ्रेम एस के सापेक्ष एक समान वेग से गतिमान है, तब एस डैश फ्रेम। एस इज एन इनर्शियल फ्रेम, अनदर फ्रेम एस डैश इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू एस, देन फ्रेम एस विल बी। देखिए फ्रेम आपके 3 तरीके से होंगे, कि एक फ्रेम वो है जो स्टेशनरी है, एक फ्रेम है जो v वेलोसिटी से चल रहे हैं, एक फ्रेम है जो एक्सेलरेशन भी है, जिनमें या कह सकते हैं जिनमें एक्सेलरेटेड है या एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये जो सारे जो फ्रेम होंगे जो v वेलोसिटी चल रहे होंगे या जो स्टेशनरी होंगे, सब मिलाकर क्या होंगे, ये इनर्शियल फ्रेम होंगे। और ये पता लगाना यहाँ इम्पॉसिबल है कि कौन सा स्टेशनरी है कौन सा मूव कर रहा है। तो ये सारे क्या है, ये इनर्शियल फ्रेम है, और ये वाले फ्रेम क्या है जो एक्सेलरेटेड होंगे, ये नॉन इनर्शियल होंगे, मतलब जड़त्वीय फ्रेम और अजड़त्वीय फ्रेम। इसका मतलब जो भी फ्रेम एस डैश मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कर रहा है तो वो कैसा होगा, इनर्शियल या जड़त्वीय। जिसका मतलब ऑप्शन ए इसमें सही होगा। 24 देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी कण से संबद्ध निर्देश फ्रेम होता है। अब रेफरेंस फ्रेम कनेक्टेड विद द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो अर्थ की सरफेस अगर ऐसे मान लें और यहाँ ये रोटेट हो रहा है, तो यहाँ जहां भी आप इसे फ्रेम को कनेक्ट करेंगे तो फ्रेम भी आपका क्या होगा, सर्कुलर मोशन करेगा। जो भी चीज आपका सर्कुलर मोशन में होती है वो एक्चुअली क्या होती है, एक्सेलरेटेड होती है, बिकॉज वो तो इसमें जो एक्सेलेशन होगा वो सेंटर की तरफ होगा, और वो जो एक्सेलेशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखिए ये होता है कि आपका जो भी आपका मोशन है इस तरीके से, इसके सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा। यहाँ जब हम फ्रेम को कनेक्ट करेंगे तो ये कैसा होगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा। तो चूंकि ये फ्रेम एक्सेलरेटेड होगा तो एक्चुअली ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम या अजड़त्वीय फ्रेम होगा। भौतिक विज्ञान के मूल्यम जिन फ्रेम में एक से होते हैं वे कहलाते हैं घूर्णन फ्रेम, त्वरित फ्रेम, जड़त्वीय फ्रेम, पृथ्वी से जुड़े फ्रेम, या कह सकते हैं फ्रेम इन विच फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम आर कॉल्ड। जो भी इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं या जो फ्रेम आपस में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे होते हैं वो सारे के सारे फ्रेम इनर्शियल फ्रेम होते हैं, और उन सारे फ्रेम में जो फिजिक्स के लॉज हैं वो सेम फॉर्म में होते हैं। इसी वजह से उनको एक दूसरे को डिस्टिंग्विश करना या कौन रुका हुआ है कौन चल रहा है ये पहचानना इम्पॉसिबल होता है। इस वजह से वो सारे फ्रेम कैसे होंगे, एक ही ग्रुप के पार्ट होंगे, उन्हें कहेंगे इनर्शियल फ्रेम। तो एक्चुअली ये सी इसमें ऑप्शन क्या होता है, करेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ 25 क्वेश्चंस करे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि ऐसे जो वीडियोज हैं या क्वेश्चंस का सेट आपको और भी चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक यू।